नमस्कार। लॉकडाउन खत्म होने में करीब एक हफ्ता बाकी है, पर अभी से इसी बात पर चर्चा है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को कई राज्यों ने कहा है कि आपको लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए, पर यह अभी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ और लोगों का कहना है कि देश के कई हिस्से हैं, कई राज्य भी हैं जहां कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस नहीं हैं। तो पूरे देश में लॉकडाउन को क्यों बढ़ाना चाहिए, यह बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शायद आंकड़े ही दिखाएंगे कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने आज एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ 350 ताजे केसेस थे कोरोना वायरस के। अगर यह रिपोर्ट सही है तो एक तरह से जो केसेस की का कर्व है वो कुछ हद तक कम हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। पर और आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक दूसरा विषय भी था जिस पर काफी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात कहा कि भारत को हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन अमेरिका को एक्सपोर्ट करना चाहिए और अगर वो नहीं करे तो रिटेलिएशन हो सकता है, यानी कि अमेरिका भारत के खिलाफ कदम उठा सकती है। अब आज भारत सरकार ने कहा कि हां, हम इस ड्रग को एक्सपोर्ट करेंगे, पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत कितनी है। तो इस पर काफी चर्चा हुई है, खास तौर से क्योंकि अभी भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का असर कोविड-19 पर है कि नहीं है। कुछ स्टडीज बताती है कि हां, इसका असर हो सकता है, पर और लोगों का कहना है कि अभी ये बात बिल्कुल साबित नहीं है। वैसे भी भारत की कई कंपनियों ने कहा है कि यहां काफी हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन बन सकती है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। मंगलवार शाम 5 बजे तक भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 4,421 रही। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े मंगलवार सुबह 9 बजे जारी किए हैं, उसके बाद से ये अपडेट अब तक नहीं हुआ है। 4,421 आंकड़ों में 354 नए मामले हैं, जबकि 114 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं 326 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार शाम 5 बजे तक दुनिया भर में कोरोना से 13,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 76,000 के करीब मौत हो चुकी है, तो वहीं 3 लाख के करीब लोग अब तक इससे रिकवर भी दुनिया भर में हुए हैं। मंगलवार दोपहर तक देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4400 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच एक आंकड़ा ऐसा भी है जो कि कुछ राहत देने वाला है। मंगलवार दोपहर तक बीते 24 घंटों के दौरान देश भर से कोरोना के 354 नए मामले ही सामने आए, जो कि बीते 2-3 दिनों के मुकाबले करीब आधा है। सोमवार को ये संख्या 704 थी, जबकि रविवार को 800 के ऊपर। नए मामलों में आई इस गिरावट को जानकर एक पॉजिटिव साइन तो मान रहे हैं, लेकिन महामारी के असर को देखते हुए हर स्तर पर एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। सरकार और डॉक्टरों की लोगों से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि आने वाले 2 हफ्ते बेहद अहम हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि 14 अप्रैल के बाद आखिर क्या होगा। क्या लॉकडाउन जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा? अब कई राज्यों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में नहीं है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने तो बाकायदा केंद्र सरकार से इसके लिए आग्रह भी किया है। तो असम ने कहा है कि वो लॉकडाउन के बाद राज्य में प्रवेश करने वालों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करेगा। असम में अब तक 26 मामले सामने आए हैं। देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र ने कहा है कि वो 14 अप्रैल के बाद मुंबई, पुणे के अलावा दूसरे हॉटस्पॉट इलाकों में भी लॉकडाउन बढ़ा सकता है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने कहा है कि जब तक एक भी केस पॉजिटिव है तब तक इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी पीएम से लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह किया है। हालांकि मध्य प्रदेश का तर्क है कि राज्य में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, लिहाजा लॉकडाउन में भी छूट दी जानी चाहिए। आखिरकार भारत ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर मुहर लगा दी है। भारत सरकार ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के करीब 6 घंटे बाद लिया है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि मानवता के नाम पर उसने अपने पड़ोसी देशों समेत कुछ देशों को ये दवा देने का फैसला किया है। दरअसल मंगलवार सुबह भारतीय समयानुसार करीब 4 बजे ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत से दवा भेजने का आग्रह किया है और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम भी बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि भारत में मलेरिया के इलाज के लिए पुरानी और सस्ती दवा के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के स्वास्थ्य कर्मी इस दवा को एंटीवायरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ने पिछले महीने इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोना संकट के बीच एक दवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को धमकी और फिर भारत के दवा भेजने पर राजी होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है कि भारत को सभी देशों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जान बचाने की सभी दवाइयां और उपकरण अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाना जरूरी है। साथ ही राहुल गांधी ने ट्रंप की धमकी पर चुटकी भी ली और पूछा, मित्रों में प्रतिशोध की भावना। आपको बता दें कि मंगलवार तड़के ट्रंप ने चेतावनी देते हुए भारत को कहा कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अमेरिका को नहीं भेजता तो अमेरिका इसका बदला लेगा। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को फोन कर सुझाव मांगा था। इसी के जवाब में अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर फंड जमा करने को लेकर पीएम को 5 सुझाव दिए हैं। इनमें सरकार और सरकारी उपक्रमों की तरफ से मीडिया विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगाने की बात सोनिया गांधी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 20,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा ब्यूटिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी स्थगित किया जाए। यही नहीं, वेतन, पेंशन और सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़ भारत सरकार के खर्चे के बजट में भी 30% की कटौती की जाए। यही नहीं, बेहद जरूरी स्थिति को छोड़ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की भी उन्होंने वकालत की। सोनिया गांधी ने पीएम केयर्स फंड की पूरी राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड PMNRF में स्थानांतरित करने की भी बात लिखी है। साथ ही सोनिया गांधी ने सांसदों का वेतन 30% कम करने के फैसले पर अपना समर्थन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक बार फिर कोरोना वायरस को हराने में जुटे डॉक्टरों और नर्सों को याद किया है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, जो बहादुरी से कोरोना खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह दिन लोगों को अपनी निजी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने 5T प्लान बनाया है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ये 5T हैं: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। केजरीवाल ने मंगलवार को बताया कि हम साउथ कोरिया की तरह दिल्ली के हॉटस्पॉट में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 टेस्ट किट और 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर किया जा चुका है और शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग हॉटस्पॉट्स में शुरू की जाएगी। साथ ही पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग GPS के जरिए भी की जा रही है, ये भी उन्होंने बताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के लिए करीब 3400 बेड रेडी हैं, जिनमें 4000 प्राइवेट अस्पतालों के बेड शामिल हैं। इसके अलावा LNJP, TB पंत, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया गया है। केजरीवाल ने ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया और कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सबको मिलकर काम करना होगा। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की कम टेस्टिंग को लेकर शुरुआत से ही सरकार सवालों से घिरी है। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते कुछ दिनों में टेस्ट तो बढ़े हैं, लेकिन सैंपल और व्यक्ति की जांच के बीच के आंकड़ों का जो फासला है वो एक जैसा ही बरकरार है। जबकि टेस्ट बढ़ने के बाद सैंपल्स के आंकड़े और व्यक्ति के टेस्ट आंकड़ों का फासला और बढ़ना चाहिए। 4 अप्रैल की शाम तक भारत में 79,950 सैंपल की जांच हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये सैंपल 75,000 लोगों की थी। इन नंबरों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो लोग ठीक हो रहे हैं और डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके कम से कम 3 टेस्ट तो होते हैं। कनिका कपूर के तो 5 टेस्ट हुए।
ऐसे में नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ पर्सन का गैप बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और नंबर है जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, ये है 890 का। दरअसल ICMR की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आंकड़ों में लगातार 890 का फर्क आया। हर रोज 890 का अंतर। इन आंकड़ों के जरिए बहुत से जानकार भारत में हो रही टेस्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भीलवाड़ा मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है। खुद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसकी तारीफ की है और इसे देश भर में लागू करने के संकेत दिए हैं। दरअसल राजस्थान का भीलवाड़ा बीते दिनों कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, लेकिन गहलोत सरकार की सख्ती की वजह से 30 मार्च के बाद से वहां एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि यहां पहले 11 दिन में 26 पॉजिटिव केस सामने आए थे। अब केवल 3 लोग ही पॉजिटिव हैं। कैसे भारत का इटली बना भीलवाड़ा? ब्रजेश बांगड़ मेमोरियल अस्पताल में पहला मामला सामने आया। अस्पताल के डॉक्टर विदेश से लौटे, जानकारी प्रशासन से छुपाई। पहले दिन खुद डॉक्टर और अस्पताल के 6 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। बाद में शहर में 11 दिनों में 27 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 की मौत हुई। और फिर भीलवाड़ा बन गया एक मॉडल। जिले में आने जाने वाले सभी 20 रास्तों पर चेकपोस्ट बनाकर सीमाएं सील। 14 दिनों कर्फ्यू के बाद 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूरे जिले में महाकर्फ्यू। 6000 टीमें बनाकर 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। 12 से 15 लोग क्वारंटीन किए गए। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हर 7-7 दिन का वर्कआउट प्लान बना। 7 दिन पूरे होने पर इन सभी को 14-14 दिनों के क्वारंटीन में रखा गया। 6445 संदिग्धों को निगरानी में रखा। मीडिया और NGO को भी छूट नहीं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत और बिगड़ गई है। अब उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया है। जॉनसन बीते 27 मार्च को टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। रविवार की शाम 5 अप्रैल को उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत बिगड़ने पर 6 अप्रैल की शाम उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में भेज दिया गया। अस्पताल में भर्ती होने के वक्त उन्होंने कहा था कि वे वहीं से देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री को सील कर दिया गया है और उसके आसपास का इलाका सैनिटाइज किया जाएगा। दरअसल मातोश्री के पास एक चाय बेचने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उद्धव ठाकरे के ज्यादातर स्टाफ वहां चाय पीने जाते थे। CM उद्धव के घर काम करने वाले सभी 150 कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। BMC ने अब यहां पर नोटिस चिपका दिया है। BMC ने इस नोटिस पर ये लिख दिया है कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मातोश्री इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। महिला के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उबर ने 4 शहरों बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में लोगों को जरूरी सेवा मुहैया कराने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य आपूर्ति चेन को बनाए रखना और ग्राहकों को उनके घर तक जरूरी सामग्री पहुंचाना है। इस महामारी के समय आगे आई कंपनी ने बताया कि इस दौरान वो अपने ड्राइवर से किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेगी, जिससे ड्राइवर्स को अपनी बिल की राशि का 100% मिलेगा। वहीं बिग बास्केट के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से उबर ने बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़ और नोएडा में ग्राहकों के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। साथ ही इस सेवा से जुड़े सभी ड्राइवरों को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स और सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में पिछले दिनों कोरोना जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। इस घटना को लेकर इंदौर के प्रमुख मुस्लिम संगठन ने अपनी ओर से अखबार में माफीनामा का विज्ञापन छपवाकर सार्वजनिक रूप से लोगों से माफी मांगी है। साथ ही कोरोना की इस जंग में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। अखबार में छपवाए इस माफीनामे पर लिखा है कि यकीन कीजिए, हम शर्मसार हैं इस अप्रिय घटना के लिए जो जाने अनजाने में अफवाहों में आकर हुई है। व्हीलचेयर पर बैठे ये बुजुर्ग हम सब के लिए एक मिसाल है, हिम्मत और हौसले की मिसाल है। 82 साल के इन जनाब का नाम है मनमोहन सिंह और इन्होंने कोरोना को मात दे दी है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती मनमोहन सिंह जब इस संक्रमण से उबर गए तो डॉक्टरों ने ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल के लिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन एहतियातन उन्हें अगले 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटीन रहना होगा। मनमोहन सिंह से पहले केरल में भी एक 93 साल के बुजुर्ग कोरोना को हरा चुके हैं।